नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास बागी बलिया के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं एपिसोड 6। ये खजाने का कोई सांप बना होता है, आदमी इश्क में दुनिया से बुरा होता है। ज्योति संजय की एकमात्र चचेरी बहन आम तौर पर गृहस्थ घरों के भाइयों में एक भाई को खेत खलिहान जर जमीन देखने के लिए अपने सपनों अपने ऐश्वर्य की तिलांजलि देनी ही पड़ती है। ये एक नाशुक्रा काम होता है जिससे गृहस्थ परिवार में एक भाई के सिर डाल दिया जाता है। वकील साहब के घर में ये जिम्मेदारी छोटे भाई सुजान सिंह के ऊपर आई। पढ़ने में थोड़े कमज़ोर सुजान सिंह ने ये जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाई। ज्योति उन्हीं की बेटी थी जो गांव में ही रहकर पली बढ़ी और गांव से ही अब शहर रोज आकर कॉलेज की पढ़ाई करती है। सामान्य पितृ सत्तात्मक परिवार में जन्म ही स्त्रियों की स्थिति दिखती है। बूझती ज्योति मेधावी है, मगर अपने ऊपर तीन पिताओं की दृष्टि देखती आई है। पिता सुजान सिंह, बड़े पिता वकील साहब और बड़ा भाई संजय। गांव में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद ही माँ ने मेधा और संजय की जिद के कारण ही आगे पढ़ पा रही थी। सो तीन पिताओं से घिरी ये बच्ची अपने मन की बात बस रफीक से कह पाती थी। आज भी जब उसे मालूम था कि संजय फसल कटाई के सिलसिले में गांव गया हुआ है, तो वह चुपचाप कॉलेज के बाद कार्यालय चली आई। का भइले रे, का बात है? रफीक ज्योति को कार्यालय में देखकर डर गया। उसे लगा कि कॉलेज में उसे कोई परेशानी हुई है। भैया, एक बात कहनी है। सीधा बोल, पंवारा मत बांध। हमरा डर लगता है, रफीक ने कहा। अरे भाग नहीं रहे हैं, सब कुछ ठीक है, इतना मत डरा कीजिए आप लोग। तब ठीक बा, अब चैन हो गई, अब बोल। रफीक ने चैन आने का अभिनय करते हुए कहा। भैया, सब दोस्त पिकनिक जा रही हैं, हमें भी जाना है। ज्योति ने बच्चों की भांति जिद करते हुए ऐसे कहा जैसे आवाज़ उसकी नासिका से आ रही हो। कहाँ? रफीक ने पूछा। सारनाथ। सारनाथ? ससुरनाथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाना ही है तो किसी घूमने वाली जगह पर जाओ। सारनाथ घूमने वाली जगह ही है। बलिया से बाहर कभी निकले भी हैं क्या? ज्योति ने कमर पर हाथ रखकर लड़ने की मुद्रा में कहा। अरे दुश्मन ना निकले बलिया से बाहर, यहीं जीना मरना लड़ना खपना है। बाहर कौन सी लखनऊ की नवाबी रखी है हमारे लिए? रफीक ने कहा। हाँ, तो बलिया का कबाला लिखवा लीजिए आप लोग, हमको तो घूमने दीजिए बाहर। कब जाना है? इसी 15 को। तो जाओ, शाम तक आ जाना। शाम तक आ जाना? ज्योति ने रफीक के बोले शब्दों पर होंठ बिचकाते हुए कहा और फिर कहना जारी रखा। जैसे विजय सिनेमा जा रहे हैं फिल्म देखने, हमको पिकनिक जाना है शहर से बाहर, सारनाथ। तो जाओ पिकनिक, रात तक आ जाना। कैसे जाएं? पहले तो बाबूजी नहीं मानेंगे, मान भी गए तो कहेंगे संजय से पूछ लो, और संजय भैया तो मानने से रहे। हाँ, वो तो अलग लेवल का वीर है भाई, बात तो तुम्हारी सही है। कुछ कीजिए ना भैया, हम भी पिकनिक जाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बता, मालकिन भी जा रही है? रफीक ने बात से बात निकालते हुए उज़्मा की बाबत पूछा। उसका एक नाम है, मालकिन मालकाइन मत कीजिए, सीधे नाम से पूछिए, ज्योति ने चिढ़ते हुए कहा। बताना, जा रही है? आपको नहीं पता? नहीं, अल्लाह कसम। हाँ, वो भी जा रही है, ज्योति ने बताया। ससुर, मेरा मतलब बाप तैयार हो गए उसके? हाँ, मुस्तकिम हसन हैं वो, जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। आप लोग जैसे जाहिल थोड़े हैं। हम लोग जाहिल हैं? रफीक ने गाल पर हाथ रखकर बड़े भोलेपन से पूछा।
हाँ और क्या। और तेरे सारनाथ जाने से हम लोग पीएचडी हो जाएंगे। हाँ, ज्योति ने हंसते हुए कहा। अच्छा एक बात बता, सारनाथ में कोई पढ़ने लिखने वाला जगह है? मतलब इतिहास, भूगोल, खगोल टाइप? रफीक ने कुछ सोचते हुए कहा। पूरा सारनाथ ही इतिहास भूगोल है, ज्योति ने रफीक की अज्ञानता पर सर पीटते हुए कहा। ठीक है, जाएगी तू सारनाथ, रफीक ने विश्वास से कहा। कैसे? इतिहास वाले गुरुजी से बोल के टूर बनवा देते हैं उधर का। ऐसा हो सकता है क्या? ज्योति ने बच्चों सी खुश होते हुए कहा। फिर दोबारा ये बात मत कहिए, बलिया में क्या नहीं हो सकता है। और संजय भैया, हम समझा लेंगे, पढ़ाई के नाम पर मना नहीं करेगा। भैया हो कहकर ज्योति रफीक के गले से लिपट गई। रफीक ने भी उसे खुद से अलग करते हुए सिर पर थपकियां दी। ज्योति बच्चों सी उछलती कूदती कार्यालय से बाहर निकल गई। सीधा घर जाइए। कार्यालय से निकलते वक्त रफीक का आदेश उसका पीछा करता रहा। नेता, क्या हुआ? कोहली है ना अभी? रफीक ने कार्यालय में घुसते ही कोने में लगे पोर्टेबल टीवी की ओर देखते हुए कहा। हाँ भाई। तब काहे सिर पिट रहे हो? रफीक ने टेबल पर रखे रिमोट से आवाज बढ़ाते हुए कहा। मतलब क्रिकेट के अलावा कोई चिंता नहीं हो सकती? संजय ने टीवी की रिमोट छीनकर आवाज कम करते हुए कहा। ना, पाकिस्तान से मैच है भाई, इससे बड़ी क्या समस्या। पता है परसों क्या हुआ? क्या? संजय ने पूछा। परसों वाला तो डे नाइट मैच था ना, उसमें शाम में लाइट चली गई, भागे दौड़े फिटिंग टेलर के दुकान पर पहुंचे। हाँ, फिटिंग वाला तो बैटरी का जुगाड़ रखता है, संजय ने कहा। हाँ, बस उसी लिए जब पहुंचे तो वैसे ही भीड़ था। दिल नवाज चचा हमको कुर्सी दिया और कहा कि बैठिए। अभी 42वां ओवर चल रहा था, रोहित आउट, मेरा मूड भी आउट। अभी विराट आता इससे पहले दिलनवाज चाचा हमारे पास आए और बोले कि ज़रा बाहर आइएगा। हम चले गए, सोचे कि कुछ अकेले की बात होगी। बुढ़ापे में तो कई तरह के गुप्त समस्या हो जाती है ना, जो इंसान अकेले में ही बताता है। यही सोच के गए तो भैया पता है क्या बोला? क्या बोला? बोला कि एक एहसान कर दीजिए, आपसे आज तक कुछ नहीं मांगे, आज लेकिन मांगते हैं। हम कहे जान हाजिर है, बोलिए। तो कहने लगे अभी बैटरी बंद होगा, एक आदमी पे कंबल डालेंगे, उसको भर हिक मारना है, 2 मिनट में बैटरी ऑन हो जाएगा। उससे पहले पहले मूड तो आउट था ही मेरा भी। हम कहे जैसी अल्लाह की मर्जी। बस इतना कहते ही भाई हमारा चुपचाप कंबल लिए आया और भीड़ में एक आदमी के पीछे खड़ा हो गया। बैटरी ऑफ, कंबल डाला, मुंह दबाया और मार लात मार घूंसा। 1 मिनट में 40-50 लात लगा के दिलनवाज चचा कंबल समेत गायब। जब बैटरी आया तो क्या देख रहे हैं कि दिलनवाज चचा दुकान पर जमे पैंट का 5वां काट रहे हैं। और जिसको हम कूटे थे वो पता है कौन था? कौन? अब के बिरजू ने पूछा, जो कि साथ ही साथ कमरे में पूजा भी कर रहा था। जमील, दिलनवाज चाका साला, कहते हुए रफीक की हंसी छूट गई। बे साले हंसाओ मत, हमको अभी टेंशन में होना चाहिए। हंसते हुए ही उसे देखा कि बिरजू पूजा की अगरबत्ती खोजते से ही हंसता हुआ दिखा। सही भाई, अल्लाह कसम, रफीक ने हंस हंस कर लोट पोट हुए जा रहे बिरजू को देखते हुए कहा। लेकिन मारा क्यों? संजय ने हंसते और अटकते हुए पूछा। यही तो हम पूछे कि चाचा इसको काहे सूट दिए? तो कहे कि मत पूछिए मियाँ, इस बज्जात को भीतर कपड़ा इस्त्री करने के काम पर लगाए थे। जब कमबख्त बाहर पानी लेने आता था तो एक ही बात पूछता था, शर्मा जी का लौंडा आउट हो गया ना? शर्मा जी का लौंडा आउट हो गया ना? और देखिए कहते कहते साला आउट ही करा दिया। 99 पर खेल रहा था,
5 मिनट यह हरामी का बेटा चुप हो जाता तो लड़का हमारा 100 कर लिया होता। कहते कहते दिलनवाज चचा रुआंसे हो गए। हम कहे कि जाने दीजिए चचा, ऐसा भी कहीं होता है। तो कहने लगे कि आप जानते नहीं हैं, ऐसे ही थोड़े ना मारे हैं, महीनन का गुस्सा है। हमारे बच्चे का 7 सैकड़ा तो यही साला खा गया। और देखिए, रोहित शर्मा को शर्मा जी का लौंडा तो ऐसे कहता है जैसे बचपन में अंटी गोली खेला है उसके साथ। कहते हुए रफीक गंभीर होने की कोशिश करते हुए भी हंस पड़ा। साला एक से एक लोग हैं देश में। संजय अपनी परेशानी भूलकर हंसने लगा था। खैर तुम बताओ, सिर पकड़ के क्यों बैठे थे? रफीक ने पूछा। मियाँ बड़े बाबू से लिस्ट निकलवाए हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मिला है। महाविद्यालय में 333 लड़कियां हैं, संजय ने कहा। और तुमको सबको बहन ही कहना पड़ेगा? हाँ, मुंह लटकाने वाली बात तो है ही, रफीक ने फौरन कहा। भग साले, बात समझो। एक का भी वोट हमको नहीं मिलेगा। हमको क्या, किसी को नहीं मिलेगा, संजय ने कहा। क्यों नहीं मिलेगा? रफीक ने पूछा। लड़कियां आती कहाँ हैं वोट डालने, संजय ने कहा। फिर वोट कैसे पड़ेगा? रफीक ने पूछा। एक उपाय है भैया, अब तक चुप बैठे बिरजू ने अचानक ही कहा। क्या? संजय ने अनमने से ही पूछा। आप 335 ठो नेल पॉलिश बंटवा दीजिए सबको, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए कैसे भक मार के भाभा भक वोट बढ़ेगा आपका। बिरजू ने अपनी समझ के हिसाब से सुझाव दिया। अच्छा सुझाव है, फ्री में मत दिया करो, सेल लगा जाएगा, संजय ने उसे घूरते हुए कहा, जिससे बिरजू चुप हो गया। एक मिनट, रफीक के दिमाग में कुछ कौंधा। उसने फौरन कहा, गलत नहीं कह रहा है ये? क्या? यही कि महाविद्यालय गेट पर खड़े होकर काजल, टिकली, नेल पॉलिश बांटे, संजय ने कहा। इसको दूसरी तरह से सोचो। हम लोगों ने आज तक लड़कों की समस्याएं देखी, सुनी और उसी के मुताबिक काम किया। हमने लड़कियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम शुरू से ही मानते आए हैं कि वोट देंगे ही नहीं। अगर हम उनकी ओर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि वो वोट दें, या इसी शर्त पर हम उन पर ध्यान दें कि वे वोट करें। अगर ये हो गया तो काम आधा हो गया समझो, रफीक ने लगभग खुश होते हुए कहा। लड़कियां और वोट देंगी? काहे मजाक कर रहे हो भैया? 10 ठो प्रॉक्सी लड़कियां आएंगी, वही आईडी कार्ड और कपड़ा बदल बदल के वोट गिराएंगी। और यही तो चुनौती है। अगर लड़कियां अब की बार वोट देने आ गईं और वोट एक मुश्त गिर गया तो नेता की जीत पक्की। और ये होगा कैसे? लड़कियां तो नेता देखकर रास्ता बदल लेती हैं, जैसे हम साले कोई अपशकुन हो, संजय ने मुंह गिराते हुए कहा। अपने मैदान में खेलोगे तो वो नहीं खेलेंगी, उनके मैदान में खेलो, फिर देखो वो कैसे खुल के आती हैं। पलक से नमक न उठना दी तो कहना, रफीक ने कहा। उनका मैदान मतलब? उनका मैदान मतलब इतिहास का साइट विजिट अगले सोमवार। सुमित्रा गुरुजी लड़कियों की पूरी बस लेकर सारनाथ रवाना हो रहे हैं। मौका है, फिर अगर लड़कियां जिले में लौट आईं तो एक साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा, रफीक ने कहा। सही कह रहे हो भैया, बलिया में लड़कियों के घर तो सिर्फ एक बार ही जा सकते हैं बारात लेकर, उसके अलावा गए तो बारात निकाल देगा मोहल्ला वाला सब, बिरजू ने खिखियाते हुए कहा, जिस पर संजय और रफीक को भी हंसी आ गई। लगता है ज्योति उसी टूर में जाने को कह रही थी, संजय ने कहा। तो जाने दो, ठीक ही रहेगा, तुम भी तो वोट मांगने पहुंचोगे ही। वो तो ठीक है, लेकिन कहेंगे क्या? लड़कियों के आगे हमारी जुबान नहीं खुलती, तुम्हें पता है, संजय ने कहा। अबे हम भी चलेंगे, लड़कियों के आगे हमारा सब कुछ खुल जाता है, तुम चिंता ना करो, रफीक ने कहा और संजय की पीठ पर सवार हो गया। उतरो साले, बेताल लग रहे हो, संजय ने हाँफते हुए कहा।
कुंवारे मरोगे नेता, बीवी कहेगी गोद उठाने तो सिर पर उठा लोगे, यहाँ दोस्त बेताल लग रहा है, कहते हुए रफीक कंधे पर से उतर गया। सैदपुर भीतरी बलिया से बनारस जाने के मार्ग में गाजीपुर का एक छोटा सा गांव, गुजरने वाली ट्रेनों का अल्प और बसों का दीर्घ पड़ाव। सिटी कॉलेज के इतिहास टूर वाली बस के यहाँ जलपान इत्यादि के लिए रुकने के पीछे कारण भी था। इस गांव का ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट स्कंदगुप्त का शिला स्तंभ यहीं भीतरी गांव में मिला था। इस स्तंभ को गुप्तकालीन प्रमाणिक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों का दौरा इस स्थान विशेष के बिना पूरा नहीं होता। सो दौरा प्रमुख इतिहास प्रोफेसर सुमित्रा जी ने भी भीतरी शिला स्तंभ दिखाने के बाद बस में ही जलपान करा दिया। गाड़ी को अब अपने गंतव्य सारनाथ की ओर रवाना होना था। गाड़ी अभी जलपान इत्यादि करके सैदपुर से खुली ही थी कि अचानक लगी ब्रेक की आवाज से उसमें बैठी लड़कियां असंतुलित हो गईं। कुछ की चीख निकल गई और कुछ की गालियां बस ड्राइवर के लिए निकली थीं, ये भूलकर कि उसी बस में इंस्ट्रक्टर भी सवार हैं। गलती मगर ड्राइवर की नहीं थी। इस बात का पता तब चला जब आगे का दरवाज़ा खोलकर संजय बस में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे बिरजू भी था। संजय को देखते ही बस की पिछली सीट पर बैठी ज्योति सहम गई। सहम तो खैर बस की सारी ही लड़कियां गई थीं, वह भी जो अभी ड्राइवर पर मुखर थीं। संजय दरवाजे के ठीक सामने बस की ओर मुखातिब होकर खड़ा हुआ था और वह सामने दिख रहे सुमित्रा गुरुजी से संवाद की अपेक्षा कर रहा था कि एक फुफकारती मगर कर्णप्रिय आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ये क्या तरीका है? तरीका तो ऐसा है मैडम, बिरजू ने बाँह चढ़ाते हुए अभी इतना ही कहा कि संजय ने उसे रोका और सुमित्रा गुरुजी से मुखातिब होकर ही कहा, इस तरह आने के लिए क्षमा गुरुजी, और आप सभी से भी, मगर और कोई रास्ता हमें सूझा नहीं। आप सब जानती ही हैं कि हम इस साल अध्यक्ष पद के लिए खड़े होंगे। संजय ने अभी बात पूरी ही नहीं की थी कि फिर उसी लड़की ने टोक दिया। तो संजय अब समझ पा रहा था कि रफीक किस मैदान की बात कर रहा था। लड़कियां अपने मैदान में थीं और आक्रामक थीं। आपसे अनुरोध है कि अब की चुनाव में आप सभी अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। चाहे मुझे वोट दें या ना दें, मगर अपना वोट जाया ना जाने दें। चलिए एक कारण बताइए कि हमें वोट क्यों देना चाहिए, लड़कियों में से एक ने पूछ दिया। संजय को जवाब नहीं सूझा। उसने आगा पीछा देखा तो रफीक उसे अपने पास नहीं बल्कि पिछले चक्के से लगी खिड़की से उज़्मा को कोई पुर्जा फेंकते हुए दिखा। संजय को इस वक्त रफीक से उम्मीद बेकार लगी। उसे अब ये बाधा खुद ही दूर करनी थी। उसने कहना शुरू किया, ताकि आपके महाविद्यालय का विकास हो सके, ताकि आपकी सुरक्षा के इंतजामात ठीक हों, ताकि आपकी परीक्षाएं समय पर हो सकें। हमारी सुरक्षा की चिंता आप ना करें, वे हम बेहतर जानते हैं। ये कोई कारण ना हुआ, और विश्वास का तो ये आलम है कि लाइब्रेरी के कैटलॉग में 2500 किताबें हैं और लाइब्रेरी में कुल जमा 60 किताबें मिलती हैं, वो भी फटी हुई। नई किताबें आती तो हैं, मगर किस खो में चली जाती हैं, ये कभी जानने की कोशिश भी की है आपने? कोशिश छोड़िए, अभी लाइब्रेरी गए भी हैं आप? लड़की की बातें तंज हो रही थीं। संजय चुप था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुनते हैं, परीक्षा से पहले क्वेश्चन का भी इंतज़ाम हो जाता है। पीछे से बेचेहरा एक आवाज़ बस में कौंधी, जिस पर सब लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस लड़की को भी हंसी आ गई। उसने हंसी दबा ली। आप लोगों की किताबों का इंतज़ाम हो जाएगा, संजय ने कहा। आप करके दिखाएंगे? हम वादा करती हैं कि वोट डालने ज़रूर आएंगी। आएंगी या नहीं? लड़की ने बाकियों से पूछा। सभी ने चिल्लाकर हामी भरी। अगले 1 महीने में आपके विषय की सारी किताबें 3-3 प्रतियों में मौजूद रहेंगी, संजय ने कहा और गुरुजी के पांव छूकर बस से उतरने लगा। और सुनिए,
लड़की ने उतरते संजय को टोका। संजय बस की सीढ़ियों पर ठिठक गया। लड़की ने फिर कहा, प्रश्न पत्र का भी इंतजाम हो जाए तो अच्छा। इसकी इस बात पर बस ठहाकों से गूंज उठा। संजय मुस्कुराकर बस से उतर गया। बस अपने गंतव्य की ओर चली। बस के गुजरते ही संजय ने देखा कि रफीक बस के गुजरने के बाद भी बस को हाथ हिलाकर विदा कर रहा था। उसके हाथों और मुस्कुराहट की गति एक जैसी ही तब तक बनी रही जब तक बस नज़र से ओझल नहीं हो गई। साले मियाँ, संजय ने अब रफीक को बीच सड़क पर ही दौड़ाया। अरे नेता, देखो, बात सुनो, रफीक ने भागते हुए ही कहा। संजय ने रफीक को दौड़ाकर पकड़ लिया। उसकी बाँह पीछे की ओर मोड़ी और फिर कहा, सुनाओ। अरे नेता, दर्द हो रहा है भाई, रफीक ने नाटक करते हुए कहा। नहीं, तुम पहले बात सुना ही दो। यही करने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाए थे ना साले, संजय ने हाथ मोड़ते हुए कहा। अबे पूरा भाषण कागज में लिख के लाए थे तुम्हारे पढ़ने के लिए। अंतिम समय पर जाने कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहा था, इसलिए बस में नहीं आए, रफीक ने सफ़ेद झूठ कहा। अच्छा, कहीं ये वही पुर्जा तो नहीं था जो तुम भौजाई को फेंक रहे थे, संजय ने रफीक की बाँह छोड़ते हुए कहा। तुमको कैसे पता, रफीक अब झेप रहा था। क्यों, हमारे चौकटे पर भगवान आँख नहीं दिए क्या? वही था नेता, वही था, गलती से चला गया और उसका वाला रह गया, रफीक ने कहा। अच्छा, और उसमें मिलने का टाइम कब का दिए हो? तुम तो सब जानते ही हो, रफीक ने झेपते हुए कहा। शाम 5 बजे। बहन पढ़ती है साले साथ में, शर्म करो, संजय ने रफीक से कहा। अरे तो हम कौन सा सारनाथ पार्क में कित-कित खेलने जा रहे हैं? बहन पढ़ेगी सारनाथ में, हमारा दशाश्वमेध घाट के फिक्स हुआ है मिलने का, रफीक ने हाथ झाड़ते हुए कहा, जो संजय के मोड़ने से दुख गया था। बनारस, संजय ने आश्चर्य से कहा। हाँ, अब सुमित्रा गुरुजी के सामने तो ठीक नहीं लगेगा ना, रफीक ने हंसते हुए कहा। अरे अबे, दशाश्वमेध घाट पर तो बहुत भीड़ रहता है, संजय ने बताया। क्या बताएं नेता, तन्हाई में शहनाई बजाने का मन तो मेरा भी था बहुत, लेकिन पता नहीं क्यों उसको हम पर अभी पूरा विश्वास नहीं आया है। सो भीड़ भाड़ भी ठीक ही है, रफीक ने मन मसोसते हुए कहा। ऐश करो साले, हम और बिरजू निकल रहे हैं बलिया, तुम तो कल लौटोगे, संजय ने पूछा। परसों, रफीक ने दांत निकालते हुए कहा। संभल के, किसी के घर की इज्जत है, किसी का भरोसा है। चल रे बिरजू, संजय ने मोटरसाइकिल पर बैठते हुए कहा। नेता, एक बात और है, रफीक ने टोका। पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, संजय ने खिंचते हुए कहा। नहीं चाहिए, अब्बू के ट्रक का तेल बेच के निकले हैं, पैसा मेरे पास बहुत है, तुम बस मोटरसाइकिल दे दो, रफीक ने चेहरे पर बेचारगी लाते हुए कहा। और हम बलिया कैसे जाएं? संजय ने तैश में आकर पूछा। सैदपुर भीतरी स्टेशन से शाम 4 बजे पवन एक्सप्रेस मिलेगी, 1 घंटे में बलिया, रफीक ने संजय के हाथ से मोटरसाइकिल की चाबी लगभग खींचते हुए कहा। वह फौरन गाड़ी पर बैठा और संजय को दोबारा सोचने का मौका दिए बगैर निकल गया। स्टेशन तब तक छोड़ दो साले, संजय ने गुस्से में गालियां निकाली। बुलेट जो बलिया से 3 लोगों को लेकर आई थी, अब 2 लोगों को छोड़कर आगे बढ़ गई। संजय और बिरजू पैदल ही स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे कि बलिया के नंबर की ही एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें पार करती हुई आगे निकल। गाड़ी देखते ही बिरजू ने संजय से कहा, भैया, ये अनुपम नेता था ना? हो सकता है, सोनभद्र का ही है ना, घर जा रहा होगा, संजय ने गाड़ी की गति देखते हुए कहा। घर क्या जाएगा, ऐसे चलाएगा तो मर जाएगा, बिरजू ने इस तरह कहा कि संजय मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दशाश्वमेध घाट बनारस के सभी घाटों में से एक महत्वपूर्ण घाट। शाम होते ही गंगा आरती देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। तब ये घाट और भी दर्शनीय लगता है। यूं किसी वक्त यहाँ लोगों की कमी नहीं रहती। रफीक भी तय वक्त से पहले ही घाट पर मौजूद था और बड़ी बेचैनी से उज़्मा का इंतज़ार कर रहा था।
उसने उज़्मा को इसी बीच 2-1 फ़ोन भी लगाए, मगर उज़्मा ने फ़ोन काट दिया। इसी कारण रफ़ीक की बेचैनी और बढ़ गई थी। उज़्मा आई, वह अकेली नहीं थी। दरअसल उसके साथ ज्योति भी थी। दोनों जब दुकानों की तंग गलियों से होते हुए दशाश्वमेध घाट के शीर्ष पर पहुंची, तो उन्हें तयशुदा जगह पर ही रफ़ीक दिख गया। ज्योति उज़्मा को वहीं छोड़कर चली गई। उज़्मा धीमे धीमे सीढ़ियां उतरते हुए रफ़ीक तक आई और पीछे आकर खड़ी हो गई। रफ़ीक ने उसे अपने ठीक पीछे खड़े देखा और एक ओर हट गया। वह उज़्मा को पहचान ही नहीं पाया। उसने उज़्मा को कभी इतने मेकअप और ऐसे परिधान में नहीं देखा था, तो उसे लगा कि ये शायद कोई दूसरी लड़की है। उसके पास मोबाइल पर उज़्मा की जो तस्वीरें भी थीं, वे भी बिना किसी श्रृंगार के सादा तस्वीरें थीं, और आज उज़्मा अपनी तस्वीरों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसी कारण रफ़ीक ने उस पर अपना ध्यान हटा लिया। उज़्मा को जैसे ही रफ़ीक की परेशानी समझ में आई, वैसे ही उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। रफ़ीक ठीक उसके पीछे चेहरा कर बार बार घड़ी देखता रहा। अब उज़्मा ने अपना मोबाइल निकाला और रफ़ीक को फ़ोन किया। कहाँ रह गई भाई? रफ़ीक ने बिना हाय हेलो बोले कहा। पीछे देखें, उज़्मा ने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा कि रफ़ीक ज्यों ही पीछे मुड़ा, वे उसे देखकर ठिठक गया। अरे तुम? रफ़ीक ने अचरज से पूछा। क्यों, किसी और का इंतज़ार था? उज़्मा ने भौएं को उचकाते हुए कहा। नहीं नहीं, वो तुम्हें नकाब में देखने की आदत है ना, सो पहचान नहीं पाए। पहले पता होता तो नकाब डालकर ही आती। उज़्मा ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। तुम तो बुरा मान गई। ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब था। रफ़ीक ने बात पूरी भी नहीं की थी कि उज़्मा फिर बोल पड़ी। आपके कहने का मतलब था कि आपको हम पर्दे में ही अच्छे लगते हैं, यही ना? उज़्मा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए पूछा। रफ़ीक अब उससे हार गया। उसने कहा, लड़कियां कैसे अच्छी लगती हैं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, मगर लड़कियां लड़ते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रफ़ीक की ये बात सुनकर उज़्मा मुस्कुरा उठी। उसे लगा कि अब वह हार गई है। बैठें, उज़्मा ने रफ़ीक से कहा। हाँ हाँ, रुको, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं, रफ़ीक ने कहा, और दोनों थोड़ा और आगे जाकर घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। उज़्मा रफ़ीक के बाएं इस तरह बैठी जो दोनों के बीच किसी तीसरे को भी आकर बैठना हो। दोनों के बीच उसने अपने हाथ लाई किताब रख दी। रफ़ीक ने किताब देखी तो वह बौखला सा गया। लूसेंट सामान्य ज्ञान, हम क्या करेंगे जनरल नॉलेज पढ़ के? रफ़ीक ने किताब को उल्टा पुलट के देखा और ये कहा, हम नहीं, आप। उज़्मा ने रफ़ीक की ओर देखते हुए कहा, मतलब? रफ़ीक ने फिर आश्चर्य से पूछा। मतलब क्या मतलब? मैं समझ गई, आप हमें लेकर ज़रा भी संजीदा नहीं हैं। उज़्मा ने चेहरा रफ़ीक पर से हटाकर गंगा नदी की ओर देखते हुए कहा, जान मेरे, तुम्हारे प्यार में सामान्य ज्ञान कहाँ से आ गया? रफ़ीक किताब बीच से हटाकर थोड़ा और नज़दीक सरक आया। आप करते क्या हैं? उज़्मा थोड़ा और खिसकती हुई बोली। करता हूँ? क्या मतलब? प्यार करता हूँ तुमसे, रफ़ीक ने सीधा ही कहा। अच्छा, अलावा उसके? उज़्मा थोड़ा और खिसक गई। और क्या करना चाहिए? रफ़ीक ने पूछा। पढ़ना चाहिए। 2 महीने पहले आपने बताया था कि आपने बीएड का फॉर्म भरा है, उज़्मा ने पूछा। हाँ, वो अब्बू ने ज़बरदस्ती भरवा दिया था, वरना मुझे तो। आपको तो गाड़ी दौड़ानी है, लड़कों को पीटना है, नेतागिरी करनी है। ये बात तो हम बलिया में भी करते ही रहे, फिर वही बात करने इतनी दूर आई हो? रफ़ीक ने थोड़ा कुढ़ते हुए कहा। गुस्से और परेशानी के भाव उसके चेहरे पर उभर आए। उज़्मा थोड़ा सा नर्म हुई। उसने समझा कि वह बहुत ज़्यादा ही उलझ रही है। थोड़ी देर रफ़ीक एकटक गंगा की ओर देखते रहा। अब उज़्मा खिसक कर उसके पास आ गई। उसने रफ़ीक का हाथ अपने हाथ में लिया और 5 उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसाकर बोली, देखिए, मैं अब खुद को आपसे अलग करके नहीं देख पाती।
लेकिन आपको भी तो मुझसे अलग नहीं देखना चाहिए। ऐसा मैंने क्या किया है? रफ़ीक ने उसके हाथों की चूड़ियाँ घुमाते हुए पूछा। मेरा फिर वही सवाल, आप करते क्या हैं? चलिए एक बात और जोड़ देती हूँ। पढ़ाई ख़त्म होने पर आप किस बिना पर मुझसे निकाह की बात अब्बू के सामने रखेंगे? उज़्मा ने वह कह दिया जो वो इतने देर से नहीं कह पा रही थी। अरे ये बुज़ुर्गों के बीच की बात है, अब्बू बात कर लेंगे तुम्हारे यहाँ, रफ़ीक ने कहा। और मेरे अब्बू मान जाएंगे? उज़्मा ने सवाल किया। मान जाना चाहिए, मेरे अब्बू का ट्रांसपोर्ट बिज़नेस अच्छा ही चलता है, रफ़ीक ने कहा। यही, बस यही, आपके अब्बू का ट्रांसपोर्ट बिज़नेस, उनका खड़ा किया हुआ, आपका क्या? उज़्मा ने कहा। मतलब अब्बू का बिज़नेस मेरा नहीं है? रफ़ीक ने सवाल किया। नहीं, आपने अपनी कुव्वत से तो नहीं पाया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रफ़ीक ने हंसते हुए भोलेपन से पूछा। करना तो बहुत कुछ चाहिए, मगर फ़िलहाल आप बीएड पर ध्यान दें। आगे अल्लाह और रास्ते दिखाएगा। तब तक ये किताब लीजिए और अब भी 1 महीना बाकी है। बीएड की तैयारी कीजिए, निकल जाएगा, देखिएगा, उज़्मा ने बहुत विश्वास से कहा। निकल गया? रफ़ीक ने ठंडी सांस छोड़ी। क्या? उज़्मा ने आश्चर्य से पूछा। वक्त, कीमती वक्त, इतनी मुश्किल से मिला था, रफ़ीक ने गंगा में चल रही नावों को देखते हुए कहा। धत, हम आपके ही हैं, वक्त भी सब आपका ही है, उज़्मा ने रफ़ीक के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। रफ़ीक उसकी जुल्फ़ों में उंगलियां फिराने लगा। उज़्मा की आंखें बंद होने लगीं। रफ़ीक का मन इतनी नसीहतें सुनकर उचट गया था। आज पहली दफ़ा उसने जाना था कि उसके अब्बू का कारोबार उसका नहीं है, और उसे ये बात उज़्मा के समझाने के बाद गलत भी नहीं लगी। बस उसने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। वह उज़्मा की जुल्फ़ों में उंगलियां फिराता हुआ एकटक गंगा नदी को देखता रहा। अचानक वह कुछ देखकर चौंक गया। उसने फ़ौरन ही उज़्मा से पूछा, जान, वो उधर देखो, दूर उस नाव में बैठी लड़की ज्योति जैसी नहीं लग रही क्या? आप दूसरी लड़कियों को क्यों देख रहे हैं? उज़्मा ने आंख बंद किए हुए ही कहा। अरे मजाक नहीं, तुम देखो तो सही, रफ़ीक ने कहा। मैं क्या देखूं? उसे मैं गेस्ट हाउस में छोड़कर आई हूँ। अच्छा, मुझे लगा वही है, रफ़ीक ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। कमाल के लोग हैं, माशुका बगल में बैठी है, फिर भी लोगों को बहन की चिंता लगी है। उज़्मा आंखें बंद किए हुए ही बोली। रफ़ीक बहरहाल उसकी बातों पर हंसकर उसकी जुल्फ़ों में उंगलियां फिराता रहा। गंगा आरती शुरू हो गई। देर तक दोनों यूं ही भीड़ से अछूते बैठे रहे। प्यार सीढ़ियां चढ़ता रहा। बनारस से लौटने के बाद संजय ने रफ़ीक को थोड़ा व्यस्त ही पाया। इस 1 महीने में 2 दफ़ा तो ये इलाहाबाद गया। संजय के कहने पर भी 1-2 दिन दौरे पर गांव नहीं जा सका। संजय को ये दौरा रद्द ही करना पड़ा। क्लास में भी रफ़ीक महज हाजिरी बनाकर निकल जाता, और तो और लगातार पिछले 2 दिनों से वो कार्यालय से भी नदारद था। संजय ये समझ पा रहा था कि ये उसके बनारस से लौटने का ही प्रभाव है। रफ़ीक ने उज़्मा से मुलाकात वाली बात संजय को बताई थी, जिस पर संजय मुस्कुरा भी दिया था। तो संजय ये समझ रहा था कि रफ़ीक पर उज़्मा का प्रभाव तारी है, और वह इस वक्त उसे टोकना नहीं चाहता था। प्रेम संबंधी मामलों में एक स्तर के बाद हस्तक्षेप प्रतिकूल प्रभाव ही डालता है, ये संजय जानता था। आज इतवार को सुबह सुबह बाजार निकलने से पहले संजय ने कुर्ते का आखिरी बटन लगाया और बाहर निकलने के लिए दरवाजे का सांकल खोला ही था कि मेज़ पर रखा टेलीफोन बज उठा। बेमन से ही संजय ने फ़ोन उठाया। उसके हेलो बोलने से पहले ही उधर से आवाज़ आई, अंकल प्रणाम, नेता को, मेरा मतलब संजय को ज़रा फ़ोन दीजिएगा, अति अर्जेंट है। आवाज़ रफ़ीक की थी। हम ही बोल रहे हैं, कहो, संजय ने कहा। अबे नेता, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था भाई? रफ़ीक ने धीमे से पूछा। क्या? हमसे पूछ रहे हो?
साले शर्म तो आती नहीं होगी तुमको, संजय ने तेज आवाज में ही कहा। नहीं आ रही है, आधी शर्म तो आ रही है भाई। हमको हिजरी वाला याद है, ईसा पूर्व पश्चिम वाला नहीं याद। ऑप्शन में ईसा वाला पूछ दिया है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, रफीक ने फिर धीमे से कहा। ऑप्शन में? आज तो तेरा बीएड का पेपर था ना, छोड़ दिए क्या? संजय ने कुछ याद करते हुए आश्चर्य से पूछा। ना नेता, पेपर में ही तो सवाल है, पता हो तो बताओ, नहीं तो टाइम मत खराब, रफीक ने खिंचते हुए कहा। कहाँ हो तुम? संजय का दिमाग अब और उलझ रहा था। कार्यालय में, रफीक ने झल्लाते हुए कहा। कार्यालय में? परीक्षा के समय? संजय का मुंह खुला रह गया। बे तेरी सवाल की मुंह मारो, कहकर रफीक ने झल्लाहट में ही फोन काट दिया। संजय दरवाज़ा खोलकर तेजी से निकलते वक्त ये भी भूल गया कि उसे बाजार जाना था। उसने अपनी बुलेट उठाई और सीधा कार्यालय पहुंचा। गाड़ी खड़ी कर वह कार्यालय में दाखिल हुआ। भीतर घुसते ही सामने का मंजर देखकर वह सारा माजरा समझ गया। भीतर दो शरीफ से दिखने वाले लड़के बहुत तेजी से किताबों के पन्ने पलट रहे थे। तीसरा लड़का OMR शीट में गोले लगा दे रहा था। रफीक बैठा उन सबों को कारगुजारियां देख रहा था। क्या उग्रवाद फैलाए हो बे? संजय ने चाबी मेज पर रखते हुए पूछा। देख नहीं रहे हो, परीक्षा दे रहे हैं, लड़के कितना मेहनत कर रहे हैं, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं लोक सेवा आयोग का, भविष्य उज्जवल है इनका, रफीक ने एक लड़के को पीठ ठोकते हुए कहा। संजय देखते ही समझ गया कि रफीक ने किसी तरह बीएड के प्रश्न पत्र निकलवा लिए हैं और अब वही प्रश्न पत्र वह तैयारी कर रहे लड़कों से हल करवा रहा है। उसने फिर भी पूछा, पेपर कैसे ऊपरी आए? बड़े बाबू बड़े ही छोटे इंसान निकले नेता, थोड़े से दाम पर बालकनी से बाहर कर दिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका। लड़के भर दें तो हम भी मास्टर कहलाना शुरू करें, फिर अपने पैरों पर खड़े हों हम भी, और वो भी कहे कि पति हमारा मास्टर है। फिर अब्बू की गाड़ी पर लिखवाएं मास्टर जी ट्रांसपोर्ट सर्विस, फिर निकाह, फिर वलीमा और फिर सुंदरम टॉकीज का सिनेमा, मॉर्निंग शो एट नाइट, रफीक ने टांग पसारते हुए कहा। तुम्हारे किस्मत में मास्टर कहलाना लिखा ही नहीं है मियाँ, संजय ने प्रश्न पत्र देखते हुए कहा। उत्तर पुस्तिका वह पहले ही देख चुका था। क्यों, क्या कमी है हम में? हम क्या किसी से पतला मूतते हैं? रफीक ने हैरानी से देखते हुए संजय से पूछा। सच्ची बात बोल रहे हैं, ये देखो क्वेश्चन पेपर ए ग्रुप का है और आंसर शीट सी ग्रुप का, संजय ने दोनों पर मुद्रित शब्द दिखाते हुए कहा। मतलब? रफीक का सिर घूम गया। मतलब मत समझो, बस ये है कि दोनों अब रद्दी का टुकड़ा है, संजय ने कहा। इसके पापा की, रफीक ने पुरुष विरोधी गाली देते हुए कहा। गद्दारी कर गया बड़े बाबू, अब निकाह कैसे होगा? रफीक दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। लड़के समझ गए कि अब सवाल हल करने का कोई फायदा नहीं है। उनमें से एक लड़का उठा और आस्तीन ठीक करता हुआ बोला, भैया पैसा। संजय ने लड़के की ओर देखा। रफीक अब भी हथेलियों के बीच सिर देख रखकर बैठा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, संजय ने ही कहा, बाबू स्टूडेंट हो, अब तुमसे क्या पैसा लें, चलो जाओ। लड़कों की समझ में हठात कुछ भी नहीं आया। उन्हें जड़वत खड़ा देख संजय फिर फुसफुसाया, अरे भागो, शेर बैठा है अभी, उठ गया तो बटुआ में जो भी रखे हो वो भी निकाल लेगा, चलो भागो। लड़कों के निकलने से पहले ही रफीक उठा। सुनो, उत्तर पुस्तिका उठाई और बाहर निकल गया। अगले दिन समाचार पत्रों में खबर आई, सिटी डिग्री कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर बीएड की उत्तर पुस्तिका पाई गई है। बलिया केंद्र की बीएड की सभी परीक्षाएं निरस्त। उज़्मा को जब मालूम हुआ तो उसे ऐसा दुख हुआ जैसे पूरी दुनिया उसके प्यार के खिलाफ साजिश कर रही थी। वह मायूस तो हुई मगर इस बात से खुश रही कि रफीक ने उसकी बात समझी, मानी, और अगर यूं ही मानता रहा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होकर रहेगा।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कल मैं फिर आपसे मिलूंगी नए एपिसोड के साथ। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।